तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं विनय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंप्लीट जोन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड। क्या है? ब्रह्मांड है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? यूनिवर्स बोलते हैं। ये वर्ल्ड जियोग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कौन सा टॉपिक? ब्रह्मांड टॉपिक। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ब्रह्मांड। देखिए जो हमारा ब्रह्मांड है, ठीक, ये हमारा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर कई सारी गैलेक्सियां हैं। इस गैलेक्सी के अंदर कई सारे सोलर सिस्टम है। यानी कि सबसे पहले क्या हो गया? ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सी, ठीक, इस गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम, ठीक। क्या हो गया? सबसे पहले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम। अब हम बात करने वाले हैं इस ब्रह्मांड के बारे में। किसके बारे में? ब्रह्मांड के बारे में। यानी कि ब्रह्मांड की सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? ब्रह्मांड। उसके बाद गैलेक्सी के भी बारे में बात करेंगे, उसके बाद सोलर सिस्टम के भी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात कर लिया ब्रह्मांड। देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई और कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कई सारे सिद्धांत हमारे सामने आए। कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने कई सारे मत दिए। जैसे कि सबसे जो प्रचलित सिद्धांत है वो 3 सिद्धांत है। कौन कौन से? सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी, दूसरे नंबर पे है स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो थर्ड नंबर पे है फ्लोटिंग यूनिवर्स थ्योरी। क्या हो गया? सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी, सेकेंड नंबर पे स्टेडी स्टेट थ्योरी, थर्ड नंबर में फ्लोटिंग यूनिवर्स थ्योरी। तो जो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा प्रचलित जो हमारा सिद्धांत है वो है बिग बैंग थ्योरी। तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बिग बैंग थ्योरी के बारे में। तो देखिए बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? बिग बैंग थ्योरी दिए थे बेल्जियम के एक खगोल शास्त्री जो वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था जॉर्ज लेमैत्रे। क्या नाम था? जॉर्ज लेमैत्रे। देखिए हम जॉर्ज लेमैत्रे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जॉर्ज लेमैत्रे कौन थे? जॉर्ज लेमैत्रे बेल्जियम के एक खगोल शास्त्री विज्ञान थे। क्या थे? खगोल शास्त्र के एक विज्ञान थे, जो कि एक सिद्धांत का प्रतिपादन किए। कब किए? 1927 में। जिस सिद्धांत का नाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम है? बिग बैंग थ्योरी। और इन्होंने इस सिद्धांत में बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत से, बिग बैंग सिद्धांत के हिसाब से। बिग बैंग थ्योरी को हिंदी में हम बोलेंगे महाविस्फोट सिद्धांत। क्या बोलेंगे? महाविस्फोट सिद्धांत। अगर हम बात करेंगे स्टडी स्टेट थ्योरी को, तो स्टडी स्टेट थ्योरी को हम हिंदी में बोलेंगे साम्यावस्था सिद्धांत। क्या बोलेंगे? साम्यावस्था सिद्धांत। अगर हम फ्लोटिंग यूनिवर्स थ्योरी को हिंदी में बात करते हैं तो इसे हम बोलेंगे दोलन सिद्धांत। क्या बोलेंगे? दोलन सिद्धांत। तो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से, यानी महाविस्फोट सिद्धांत के हिसाब से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व। कब? 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व। और 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, यानी महाविस्फोट हुआ था। इससे पहले जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी, यानी कि जब हमारा ब्रह्मांड इन आकाशगंगाओं और सोलर सिस्टम में विभाजित नहीं था, तो ये क्या था? ये एक अग्निपिंड थी। क्या थी? एक अग्निपिंड थी, ठीक, अग्निपिंड थी। और इस अग्निपिंड में एक हुआ महाविस्फोट। क्या हुआ? महाविस्फोट। और महाविस्फोट का परिणाम स्वरूप यह हुआ कि यह हुआ क्या? गैलेक्सी और सोलर सिस्टम में विभाजित हो गया। और विभाजित होने के बाद धीरे धीरे इस गैलेक्सी के अंदर सूर्य एक तारा हो गया। तो तारों, ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्कापिंडों और भी बहुत सारे आकाशीय पिंडों का निर्माण हो गया। ठीक, तो सबसे पहले ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम। ठीक,
ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महाविस्फोट के कारण हुआ था, महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप यानी कि फल स्वरूप, महाविस्फोट के पश्चात हुआ था। इसके पहले क्या थी? अग्निपिंड थी। अग्निपिंड में एक महाविस्फोट हुआ जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। कब हुई थी? 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। इसका सिद्धांत किसने दिया? बिग बैंग थ्योरी ने दिया। कब दिया? 1627 में दिया। किसने दिया? जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया। जॉर्ज लेमैत्रे कौन थे? बेल्जियम के खगोल शास्त्र के विज्ञान थे। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए उसका नाम है रॉबर्ट वेगनर। क्या नाम है? रॉबर्ट वेगनर। रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इस सिद्धांत की प्रस्तुत व्याख्या की। क्या किया? प्रस्तुत व्याख्या की। किस सिद्धांत को? बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत को, यानी बिग बैंग सिद्धांत को, महाविस्फोट सिद्धांत को। ये किसका सिद्धांत है? जॉर्ज लेमैत्रे का। रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इस सिद्धांत का प्रस्तुत व्याख्या किया और इसको इन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो है कि मिलजुल रहा है इस सिद्धांत में, यानी कि जो मान्य जिस सिद्धांत के हिसाब से जो सबसे ज्यादा समानताएं मिल रही हैं इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति में, वो किस सिद्धांत के हिसाब से मिल रही है? बिग बैंग थ्योरी के हिसाब में। हालांकि जो बिग बैंग थ्योरी है प्रारंभिक बिंदुओं से लेकर सारी चीजें मिल नहीं रही हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा समानता पाई जा रही है वो बिग बैंग थ्योरी में ही पाई जा रही है, यानी महाविस्फोट सिद्धांत के हिसाब से मिल रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा वर्चस्व किसको दिया गया? बिग बैंग थ्योरी को। ये किसने दिया था? जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया था। कब जो है कि इन्होंने व्याख्या की थी, कब इन्होंने प्रतिपादन किया था? 1627 में प्रतिपादन किया था, लेकिन रॉबर्ट वेगनर ने 1927 में प्रतिपादन किया था और रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इसकी प्रस्तुत व्याख्या की थी। देखिए ब्रह्मांड कब उत्पत्ति हुई थी? 15 अरब वर्ष पूर्व। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी क्या था? एक अग्निपिंड था। अग्निपिंड में क्या हुआ? एक महाविस्फोट हुआ जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड की, गैलेक्सी की, सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई। क्लियर हुआ? इतनी बातें आप लोग समझ में। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आप लोगों ने ये जान लिया कि ब्रह्मांड में क्या क्या होती हैं, यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड। अभी हम बताते हैं, एक बार और आप लोग क्लियर करते हैं। देखिए ये जो हमारा ब्रह्मांड है इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आकाशगंगा, सोलर सिस्टम इत्यादि सब है। तो इसको कई छोटे रूपों में विभाजित कर दिया गया। जो सबसे बड़ा रूप है ब्रह्मांड का वो है आकाशगंगा। क्या है? आकाशगंगा, यानी कि गैलेक्सी। अब हम बात करते हैं गैलेक्सी के बारे में। देखिए गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी अरबों तारों का एक समूह है। गैलेक्सी क्या है? अरबों, यानी कि लगभग कितने? 100 अरब तारों का समूह। 100 अरब तारों का समूह, ये क्या कहलाया? आकाशगंगा। यानी कि एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों का समूह। क्या हुआ? 100 अरब तारों का समूह। और हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं। कितने? 100 अरब गैलेक्सी हैं। अंदाजा लगा दीजिए कितनी बड़ी संख्या हो गई। 100 अरब ब्रह्मांड और एक ब्रह्मांड में 100 अरब तारे। तो इसका जो संख्या है, यानी इनका जो भाग है, इसका जो है कि अनुमान लगाना बहुत बड़ी संख्या हो जा रही है। तो अभी तक इसको पता नहीं लगाया गया है कि इस ब्रह्मांड में कितने सारे आकाश गंगाएं हैं। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, यानी कि पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगाई गई है, लेकिन फिर भी एक यानी कि हमारी जो आकाश गंगा है उसमें अनुमान लगाया गया है कि लगभग 100 अरब तारों का समूह क्या कहलाया? आकाश गंगा कहलाया। और इस ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं। क्या? लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं, यानी कि एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे। एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे। और हमारे ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सी?
100 अरब गैलेक्सी। ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक, तो अब हम बात करते हैं, ये हमारी आकाशगंगा हो गई। आकाशगंगा किसके अंदर है, इस ब्रह्मांड के अंदर है। आकाशगंगा किसके अंदर है, ब्रह्मांड के अंदर है। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं आकाशगंगा के बारे में। किसके बारे में, आकाशगंगा। देखिए आकाशगंगा के बारे में, ठीक, किसके बारे में, आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। पहला हो गया अंडाकार, पहला हो गया अंडाकार, दूसरा हो गया सर्पिलाकार, तीसरा हो गया अनियमित आकार, अनियमित आकार। आकाशगंगा कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, अंडाकार, सर्पिलाकार और अनियमित आकार। अब हम बात कर लेते हैं अपने पृथ्वी के बारे में, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, यानी कि जो हमारा सौर मंडल है वो किस आकाशगंगा में। हमारा जो सोलर सिस्टम है यानी कि सौर जो मंडल है वो सर्पिलाकार आकाशगंगा में है। कैसे, सर्पिलाकार आकाशगंगा में है। और इस सर्पिलाकार आकाशगंगा का नाम है, जो कि हमारी आकाशगंगा जो कि हमारी जो पृथ्वी है ये किस आकाशगंगा में, उसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है, मिल्की वे। ये मिल्की वे जो आकाशगंगा है ये सर्पिलाकार है। क्या है, सर्पिलाकार है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं दुग्ध मेखला। क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला। क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला। यानी कि जो हमारा सौर मंडल है वो किस आकाशगंगा में है, दुग्ध मेखला नामक आकाशगंगा में है। और ये किस आकार का है, सर्पिलाकार आकार का है। कैसा है, सर्पिलाकार आकार का है। इस आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे। क्या नाम है, मिल्की वे। इसमें क्या है, हमारी पृथ्वी यानी कि हमारा सौर मंडल। क्या है, हमारा सौर मंडल। यानी कि जिस सौर मंडल में हम रहते हैं, हम किस सौर मंडल में, जिस सौर मंडल में हम रहते हैं। और हमारा सौर मंडल पृथ्वी जो है ये एक सौर मंडल में है। और ये जो सौर मंडल है ये एक आकाशगंगा में है। और इस आकाश गंगा का क्या नाम है, मिल्की वे। क्या नाम है, मिल्की वे। मिल्की वे आकार में कैसा है, सर्पिलाकार आकार का है। कैसा है, सर्पिलाकार आकार का है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इस सौर मंडल के बारे में। ठीक, किसके बारे में, सौर मंडल के बारे में। देखिए सौर मंडल में जो है कि तारे आते हैं। क्या आते हैं, तारे आते हैं, ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं। ठीक, उपग्रह जैसे कि हमारे सौर मंडल में क्या है, सूर्य हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। और भी कई सारे ग्रहों के कई सारे जो उपग्रह हैं वो सौर मंडल के अंदर आते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी जो जिस सौर मंडल में है, और जो हमारी पृथ्वी यानी जो हमारा सौर मंडल है वो किस आकाशगंगा में, वो है दुग्ध मेखला। क्या नाम है, दुग्ध मेखला। अब आकाशगंगा, देखिए आकाशगंगा के और भी कई सारे नाम हैं। जैसे आकाशगंगा को हम मंदाकिनी के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मंदाकिनी, मंदाकिनी के भी नाम से जानते हैं। और अंग्रेजी में मैंने आप लोगों को बता दिया है, गैलेक्सी। क्या होती है, गैलेक्सी, ये भी लिख देते हैं। और किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मांडी प्रायद्वीप के भी नाम से जानते हैं। ब्रह्मांडी प्रायद्वीप को भी, ब्रह्मांडी प्रायद्वीप के भी नाम से जानते हैं। किसको, आकाशगंगा को। ठीक है, तो इस आकाशगंगा के और भी कई सारे नाम हैं। तो जो हमारी पृथ्वी जिस आकाशगंगा में है उसका नाम क्या है, दुग्ध मेखला। क्या नाम है, दुग्ध मेखला। अगर हम बात करें इस दुग्ध मेखला की लंबाई की, किसकी, दूध मेखला की लंबाई की, तो दूध मेखला की लंबाई है 1,00,000 प्रकाश वर्ष। क्या, 1,00,000 प्रकाश वर्ष। यानी दुग्ध मेखला की जो लंबाई है वो कितनी है, 1,00,000 प्रकाश वर्ष। कितनी है, 1,00,000 प्रकाश वर्ष। ये दूरी की बहुत बड़ी मात्रक होती है। सबसे बड़ी मात्रक तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बड़ी मात्रक होती है। यानी सबसे बड़ी ये दूसरी नंबर पे मात्रक होती है। क्या होती है, प्रकाश वर्ष। क्या होती है, प्रकाश वर्ष। और मिल्की वे की जो लंबाई है 1,00,000 प्रकाश वर्ष। 1,00,000 प्रकाश वर्ष बराबर होता है
9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर क्या होती है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगर हमें इसे मीटर में दर्शाना है तो यहाँ पे 3 जीरो और बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? 3 जीरो और बढ़ा देंगे। इतनी सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई। देखिए एक बार और मैं रिपीट करता हूं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? 15 अरब वर्ष पूर्व। 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी किसकी उत्पत्ति? ब्रह्मांड की। उससे पहले वो क्या था? एक अग्निपिंड था। हुआ क्या उसमें? एक महाविस्फोट हुआ। ये सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेथर ने दिया। कब दिया? 1927 में दिया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1927 में जॉर्ज लेमेथर ने दिया। उसके बाद से इसकी प्रस्तुत व्याख्या किसने की? रॉबर्ट वेगनर ने की। कब किया? 1967 में किया। किस थ्योरी का नाम क्या था? महाविस्फोट सिद्धांत, यानी कि बिग बैंग थ्योरी। अब हम बात करते हैं कि उनमें इस ब्रह्मांड के अंदर क्या हो गई? आकाश गंगाएं हो गई। आकाश गंगाएं के अंदर क्या हो गए? सौरमंडल हो गई। आकाश गंगा के अंदर कई सारे सौरमंडल, कई सारे हजारों लाखों करोड़ों सारे सौरमंडल होते हैं। तो हमारी पृथ्वी जो सौरमंडल में है, उस सौरमंडल किस आकाशगंगा में है? दुग्ध मेखला में है। दुग्ध मेखला की लंबाई कितनी हो गई? 1 लाख प्रकाश वर्ष हो गई। कितनी? 1 लाख प्रकाश वर्ष हो गई। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी हो गई? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो गई। आकाशगंगा कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आकार के आधार पे अंडाकार, सर्पिलाकार, अनियमित आकार। दुग्ध मेखला किस आकार की है? सर्पिलाकार आकार की है। किस आकार की है? सर्पिलाकार की है। आकाशगंगा के और सारे नाम क्या हो गए? मंदाकिनी हो गई, गैलेक्सी बोलते हैं अंग्रेजी में, और क्या? ब्रह्मांडीय प्रायद्वीप हो गए। इन सारी चीजों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम महत्वपूर्ण कुछ बातों को जानते हैं। देखिए वो क्या है। मैं कुछ नामों को लिख रहा हूं, आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये हो गया एंड्रोमेडा। क्या हो गया? एंड्रोमेडा। उसके बाद से ओरियन नेबुला, ठीक। उसके बाद से साइरस या डॉग स्टार, ठीक। उसके बाद से प्रैक्सिमा सेंचुरी, ठीक। बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब देखिए हम बात करते हैं एड्रोमेडा। एड्रोमेडा क्या है? एड्रोमेडा एक आकाशगंगा है। क्या है? एड्रोमेडा एक आकाशगंगा है। एड्रोमेडा क्या है? एक आकाशगंगा है। ये किस प्रकार का आकाशगंगा है? ये सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार। ये सर्पिलाकार एक आकाशगंगा है जिसका नाम है एड्रोमेडा। क्या नाम है? एड्रोमेडा। अब देखिए मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूं। जो हमारी पृथ्वी जिस आकाशगंगा में मौजूद है, यानी कि मिल्की वे नामक आकाशगंगा में हमारी पृथ्वी मौजूद है, और ये एड्रोमेडा जो है ये हमारी दुग्ध मेखला के सबसे नजदीक की आकाशगंगा है। क्या है? सबसे नजदीक की आकाशगंगा है। उसका नाम क्या है? एड्रोमेडा। क्या नाम है? एड्रोमेडा नाम है। ये कैसी आकाशगंगा है? सर्पिलाकार है। ये दुग्ध मेखला के सबसे पास की आकाशगंगा है। अब हम बात करते हैं ओरियन नेबुला। किसकी बात करते हैं? ओरियन नेबुला। देखिए ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला क्या चीज है? ओरियन नेबुला कई सारे तारों का एक समूह है। क्या है? कई सारे तारों का एक पिंड है। क्या है? कई सारे तारों का एक पिंड है जिसका नाम है ओरियन नेबुला। क्या है? ओरियन नेबुला। ये हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला है, सबसे चमकीला पिंड है। क्या है? सबसे चमकीला पिंड है। कौन? ओरियन नेबुला। कौन? ओरियन नेबुला। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सबसे चमकीला पिंड, लिख दिया। सबसे नीचे लिख दे रहा हूं सबसे चमकीला पिंड कौन है? ओरियन नेबुला। कहां का? हमारे आकाशगंगा का, हमारे आकाशगंगा का यानी दुग्ध मेखला का ये सबसे चमकीला पिंड है। क्या नाम है इसका? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला क्या है? ये कई सारे तारों का समूह है। अब हम बात करते हैं साइरस या डॉग स्टार। देखिए
साइरस या डार्क स्टार, जो साइरस या डार्क स्टार है ये तारों में क्या है, सबसे ज्यादा चमकीला है। साइरस या डार्क स्टार क्या है, ये तारों में सबसे ज्यादा चमकीला है। ये दो पिंडों का एक समूह है। क्या है, दो पिंडों का एक समूह है जो कि साइरस ए, जिसका नाम है साइरस ए, और साइरस बी। क्या नाम है, साइरस ए, साइरस बी। इन दो पिंडों का एक समूह है जिसका नाम है साइरस या डार्क स्टार। क्या नाम है, साइरस या डार्क स्टार। इस साइरस या डार्क स्टार की बात किया जाए तो ये सबसे ज्यादा चमकीला है। क्या है, सबसे ज्यादा चमकीला है। और ये मैं और भी इसकी सारी खूबियां बताता हूं। ये साइरस डार्क स्टार जो है ये सूर्य से दोगुना द्रव्यमान है। सूर्य से दोगुना द्रव्यमान है इसका। और हम बात करें चमकीला में, तो यह चमकीला में बात करें तो सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है और सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान वाला है। कौन, साइरस या डार्क स्टार। साइरस या डार्क स्टार क्या है, ये दो पिंडों का एक समूह है। क्या है, दो पिंडों का एक समूह है, जो कि साइरस या डार्क स्टार एक तारा है जो दो पिंडों का एक समूह है। ये सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान वाला है और चमकीले में सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। अगर हम बात करें इस साइरस बी की, किसकी बात करें, साइरस बी की, तो यह लगभग पृथ्वी से थोड़ा सा छोटा है। क्या है, पृथ्वी से थोड़ा सा छोटा, पृथ्वी से थोड़ा सा छोटा। ठीक, अगर बात करें इसकी अर्धव्यास की, किसकी बात करें, अर्धव्यास की, तो इसकी अर्धव्यास लगभग 5900 किलोमीटर है। कितना, 5900 किलोमीटर है। जबकि पृथ्वी की व्यास कितना है, बताइए फटाफट। पृथ्वी की व्यास कितनी है, अर्थ की व्यास 6371 किलोमीटर है। सॉरी, अर्धव्यास, हाँ, पृथ्वी की अर्धव्यास कितनी है, 6371 किलोमीटर है। और साइरस बी की व्यास कितनी है, लगभग 5900 किलोमीटर है। तो ये पृथ्वी से थोड़ा ही छोटा है। अब हम बात करते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। किसके बारे में बात करते हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। देखिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक प्रकार का तारा है। क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक प्रकार का तारा है। क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक प्रकार का तारा है और यह सूर्य से लगभग कितना दूर है पता है, सूर्य से लगभग ये 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना दूर है, सूर्य से लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर हम बात करते हैं इस साइरस या डॉग स्टार की, तो साइरस या डॉग स्टार कितना दूर है, यह पृथ्वी से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। यह पृथ्वी से लगभग कितने दूर है, साइरस या डॉग स्टार, साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। कौन, साइरस या डॉग स्टार। किससे दूर है, पृथ्वी से। साइरस डॉग स्टार क्या है, दो पिंडों का समूह है, यानी दो पिंडों का एक तारा है जो सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान वाला है और चमकीले में सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। अगर हम बात करें ये एंड्रोमेडा, ठीक, एंड्रोमेडा क्या है, एक आकाशगंगा है जो कि कैसी है, सर्पिलाकार है। और ये हमारी दुग्ध मेखला, यानी कि जो हमारी, जिसमें हमारी पृथ्वी जिस आकाशगंगा में मौजूद है, उस आकाशगंगा के सबसे नजदीक का आकाशगंगा है जिसका नाम है एंड्रोमेडा। और यह पृथ्वी से लगभग, इसकी भी दूरी नोट कर लीजिए, यह पृथ्वी से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। कितना, 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश वर्ष के बारे में। चलिए, प्रकाश वर्ष, अगर बात छिड़ी है तो हम प्रकाश वर्ष के भी बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ठीक, प्रकाश वर्ष क्या होती है,
दूरी की सबसे बड़ी मात्रक तो नहीं, लेकिन दूरी की दूसरी सबसे बड़ी मात्रक क्या है? दूरी की दूसरी सबसे बड़ी मात्रक प्रकाश वर्ष, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई कुल दूरी। प्रकाश वर्ष का प्रयोग क्या कहाँ कहाँ करते हैं? प्रकाश वर्ष का प्रयोग हम ग्रहों, उपग्रहों, या फिर उल्कापिंडों, धूमकेतुओं, या फिर तारों के बीच की दूरी, आकाशगंगाओं के बीच की दूरियों को ज्ञात करने के लिए हम करते हैं। तो प्रकाश वर्ष यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर, बात करते हैं एक प्रकाश, यहां पे मैं प्रकाश करता हूं, यह लिख देता हूं डायरेक्ट, एक प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। क्या होती है? 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। अगर इसको मीटर में चेंज करना है तो यहाँ पे 3 जीरो क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। अगर हम बात कर लेते हैं अपने आकाशगंगा की, यानी कि हम अपने आकाशगंगा की यानी बात करते हैं दुग्ध मेखला की। किसकी? दुग्ध मेखला। तो दुग्ध मेखला की जो लंबाई है वो है 1 लाख प्रकाश वर्ष। कितनी है? 1 लाख प्रकाश वर्ष। 1 लाख प्रकाश वर्ष। ये किसकी लंबाई है? दुग्ध मेखला की। यानी कि मिल्की वे की लंबाई कितनी है? 1 लाख प्रकाश वर्ष। इतनी सारी चीजें आप लोगों को कंफर्म होगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप लोग इतनी सारी चीजें कंफर्म हो गई हैं, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कोई भी चीज़ ना समझ में आए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लोगों को जरूर इसका समाधान किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ तारों के बारे में। कुछ तारों के बारे में बात करने से पहले मैं एक आप लोगों को छोटी जानकारी देना चाहता हूं, जो कि है सुपर क्लस्टर सरस्वती। क्या है? सुपर क्लस्टर सरस्वती। ये सुपर क्लस्टर सरस्वती क्या है? सुपर क्लस्टर सरस्वती एक आकाशगंगा का नाम है। क्या है? आकाशगंगा का नाम है। क्या नाम है? सुपर क्लस्टर सरस्वती। यानी हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने एक सुपर क्लस्टर सरस्वती नामक एक आकाशगंगा की खोज की है। क्या की है? सुपर क्लस्टर सरस्वती नामक एक आकाशगंगा की खोज की है। ठीक, हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने। चलिए हम किसके बारे में बात करने वाले थे? तारों के बारे में। तारे। ठीक, देखिए तारे क्या होते हैं? तारे क्या होते हैं? देखिए तारों में अपना खुद का एक प्रकाश होता है। क्या होता है? तारों में अपना खुद का एक प्रकाश होता है। तो देखिए तारे और ग्रह में अंतर क्या है? तारे और ग्रह में अंतर क्या है? ग्रहों के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। ग्रह क्या करते हैं? ये तारों का यानी सूर्य का, अगर हम मान लेते हैं तारों में सूर्य को ले लेते हैं। सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है और इसके पास, इस सूर्य के पास अपना खुद का प्रकाश है। खुद का प्रकाश। ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं, खुद का प्रकाश नहीं। ठीक, और ये करते क्या है? तारों का चक्कर, तारों की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? तारों की परिक्रमा करते हैं। ठीक, तारों में अपना खुद का प्रकाश होता है। ये प्रकाश आता कहाँ है? चलिए, जो हमारा तारा होता है ये किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के बना होता है। इसमें हाइड्रोजन लगभग 70% होती है। कितनी होती है? लगभग 70% होती है। और हीलियम लगभग 28% होती है। और अन्य गैसों कितनी होती है? 2% होती है। हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28% और
अदर गैसें कितनी हो गई? अदर गैसें हो गई 2%। ठीक, तब हम बात करते हैं इनमें सूर्य में यानी कि इस तारे में प्रकाश आता कैसे है। देखिए, ये प्रकाश आता है नाभिकीय संलयन के कारण। नाभिकीय संलयन के कारण क्या होता है? तारों में खुद का प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है? तारों में खुद का प्रकाश निकलता है। जैसे हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर, क्या हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर के हीलियम का निर्माण करते हैं। किससे? नाभिकीय संलयन के परिणाम स्वरूप। किसके? नाभिकीय संलयन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? हीलियम का निर्माण करते हैं और इसके दौरान आपात ऊर्जा की निर्माण होती है, यानी आपात ऊर्जा बाहर निकलती है, यानी कि यहां से किरणें बाहर निकलती है। आपात ऊर्जा जो कि प्रकाशीय ऊर्जा है। क्या है? जो कि प्रकाशीय ऊर्जा है। किसके कारण? नाभिकीय संलयन के कारण। किसके कारण? नाभिकीय संलयन के कारण जो प्रकाश ऊर्जा निकलती है, यानी आपात ऊर्जा निकलती है, जो कि तारों में यही प्रक्रिया होती है। क्या होती है? नाभिकीय संलयन के कारण क्या होती है? तारों में अपना खुद का प्रकाश होता है। ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपात ऊर्जा बाहर निकलती है, जो कि प्रकाशीय ऊर्जा होती है। क्या होती है? जो कि प्रकाशीय ऊर्जा होती है। और यही प्रकाश, यही घटना हमारे सूर्य में भी हो रहा है। किसके अंदर? सूर्य में भी हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? इससे जो सूर्य की किरणें निकलती हैं वो हमारी पृथ्वी तक आती हैं। क्या होती हैं? पृथ्वी तक आती हैं। यही जो आपात ऊर्जा होती है, क्या होती है? यही आपात ऊर्जा होती है। अब हम कुछ तारों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं तारे के बारे में, तो सबसे पहले मैंने अभी आप लोगों को बताया है, सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है और इसके नजदीक जो सबसे तारा है उसका क्या नाम है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम है। क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम है, जो कि हमारे सूर्य से लगभग कितना किलोमीटर दूर है? 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना? 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। अब हम देखते हैं तारा। ठीक, जो तारा होता है इसका रंग कैसा होता है? जो तारा होता है इसका रंग जो सबसे ज्यादा गर्म होगा वो होगा नीला। क्या होगा? नीला। जो सबसे ज्यादा गर्म तारा होगा वो कैसा होगा? नीला तारा होगा। और जो सबसे कम गर्म होगा वो होगा लाल। रुक जाइए। जो सबसे गर्म तारा होगा वो कैसा होगा? नीला होगा। और जो सबसे जो कम गर्म होगा वो कैसा होगा? लाल तारा होगा। कैसा होगा? लाल तारा होगा। देखिए, सबसे ऊपर जो सबसे हाई टेम्परेचर वाला होगा वो होगा नीला। सबसे कम टेम्परेचर वाला क्या होगा? लाल। यानी जिस तारे का टेम्परेचर सबसे कम होगा तापमान, वो कैसा कलर हो जाएगा? लाल कलर का। और जिसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा? नीला हो जाएगा। और बीच में और भी कई सारे कलर बदलते हैं। जैसे कौन कौन से कलर बदलते हैं बीच में? देखिए, सबसे गर्म नीला, उसके बाद से क्या हो जाएगा? श्वेत नीला। क्या हो जाएगा? श्वेत नीला। श्वेत नीला के बाद क्या हो जाएगा? श्वेत हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा? श्वेत पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्वेत पीला हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? नारंगी हो जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये सारे एक तारे के अंदर होता है। किसके अंदर? तारों के अंदर होता है। सबसे गर्म रहेगा तो क्या हो जाएगा? लगभग ये 28,000 केल्विन के आसपास होता है। 28,000 केल्विन से ऊपर अगर टेम्परेचर होगा तो कैसा तारा होगा? नीला तारा होगा। और ये जो 2000 से नीचे, यानी कि 3000 ले लीजिए, 3000 से नीचे या 2000 से नीचे जो भी टेम्परेचर वाला तारा होगा वो हो जाएगा केल्विन में। ठीक, हो जाएगा
लाल तारा कैसा हो जाएगा, लाल तारा। सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर यानी 28,000 केल्विन के ऊपर जो भी तारा होगा वो होगा नीला तारा होगा, ठीक। और जो 3,000 तक होगा केल्विन में टेम्परेचर के हिसाब से वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। धीरे धीरे टेम्परेचर जैसे जैसे इसकी कम होती जाएंगी वैसे वैसे इनका कलर भी चेंज होते जाएगा। नीला के बाद क्या होगा, श्वेत नीला, उसके बाद श्वेत, उसके बाद श्वेत पीला, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी। आप लोगों को इनमें बीच में अगर नहीं भी याद करते हैं 2-3 थे, अगर आप लोग श्वेत नीला और श्वेत पीला नहीं याद कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले नीला, उसके बाद श्वेत, उसके बाद पीला, उसके बाद डायरेक्ट लाल, कोई दिक्कत नहीं। आप 4 याद कर लीजिए। अगर ये 3 नहीं भी आप लोग याद करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है नीला है, फिर श्वेत है, फिर पीला है, फिर लाल है, ठीक है। अब देखिए जो सबसे गर्म होगा वो क्या कहलाएगा, वो कौन से कलर का होगा, नीला होगा। जो सबसे कम तारा वो लाल हो जाएगा। जब ये होता क्यों है, देखिए जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रही होगी, यानी कि जब नाभिकीय संलयन सबसे ज्यादा तेज हो रही होगी, उसी समय तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब होगा, जब नाभिकीय संलयन सबसे ज्यादा हो रही होगी। क्यों, क्योंकि अगर नाभिकीय संलयन सबसे ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा ऊर्जा निकलेगी और सबसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसका कलर कैसा होगा, नीला होगा। लाल क्यों हो जाएगा, क्योंकि नाभिकीय संलयन सबसे कम हो रही होगी और इसमें ऊर्जा बहुत ही कम निकल रही होगी, जिसकी वजह से इसका तापमान बहुत कम होगा और इसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। यानी कि हमने ये सीखा कि धीरे धीरे इसमें जो हाइड्रोजन से हीलियम बनने की जो प्रवृत्ति है ये धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये यहाँ से सारे हाइड्रोजन खत्म होकर के हीलियम में परिवर्तित हो गए होंगे। यानी कि सारे हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे और हीलियम में जब परिवर्तित हो जाएंगे तो नाभिकीय संलयन इसके अंदर रुक जाएगा, जिसकी वजह से इस तारे का टेम्परेचर कम हो जाएगा और यह लाल रंग का हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। जब लाल रंग का हो जाएगा यह तारा तो इसी तारे को हम रक्त दानव तारा या फिर रेड जाइन के नाम से जानते हैं। क्या कर, किसके नाम से, रेड जाइन के नाम से या फिर रक्त दानव तारा के नाम से हम जानते हैं, ठीक। आई बात समझ में। यही तारे क्या होते हैं, रक्त दानव तारा या फिर रेड जाइन तारा, यानी कि ये मृत के रूप में चले जाते हैं। अब हम इसके आगे आप लोगों को और भी कई सारी चीजें बताने वाले हैं। चलिए देखिए होता क्या है। आप लोग की ये चीज कंफर्म हुआ कि तारों में प्रकाश कहां से आता है, नाभिकीय संलयन के पश्चात आता है। देखिए क्या हो गया, रेड जाइन, ये हो गया रक्त दानव तारा। क्या हो गया, रक्त दानव तारा। देखिए रक्त दानव तारा जब हो जाता है तो इसके बाद से इसमें एक विस्फोट होता है। क्या होता है, विस्फोट होता है। इस रेड जाइन में एक विस्फोट होता है और इस विस्फोट का नाम है सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट। अब देखिए ये जब सुपरनोवा विस्फोट होता है, यानी मैंने पहले आप लोग बताया ब्रह्मांड में एक महाविस्फोट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सारे आकाशीय पिंड इधर उधर जो भी ब्रह्मांड के मलबे थे वो बिखर गए। तो ठीक उसी प्रकार इस रेड जाइन में एक विस्फोट होता है, जिस विस्फोट का नाम है सुपरनोवा विस्फोट। और सुपरनोवा विस्फोट का फलस्वरूप यानी परिणाम स्वरूप ये होता है कि इनमें इसके जो पदार्थ हैं जो बिखर जाते हैं, यानी मलबे बिखर जाते हैं। अव्ययी पदार्थ क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, यानी टुकड़ों में ये टूट जाते हैं। अब देखिए जब ये अव्ययी पदार्थ ये जब बिखर जाते हैं तो होता क्या है। अब देखिए इस व्ययी पदार्थ के क्या क्या बनते हैं। जब ये सुपरनोवा विस्फोट होता है, किसमें, रेड जाइन में सुपरनोवा विस्फोट होता है, तो इसके अव्ययी पदार्थ इधर उधर बिखर जाते हैं, इनके टुकड़े बिखर जाते हैं। और जब इस रेड जाइन के टुकड़े के भाग होंगे ये सब, ठीक, तो जो टुकड़ा क्या करते हैं बाद अब, यानी रेड जाइन के बाद यानी सुपरनोवा विस्फोट के बाद क्या होता है, अव्ययी पदार्थ बिखर जाते हैं। तो जो इनके टुकड़े सूर्य के द्रव्यमान से, क्या,
सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना तक 44 गुना तक या उनसे कम के टुकड़े होंगे, उनसे कम के जो टुकड़े होंगे किससे? सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना तक या उनसे कम के जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे? वो टुकड़े श्वेत वामन के रूप में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? श्वेत वामन। ठीक, श्वेत वामन बनेंगे और फिर उसके बाद से कृष्ण वामन के रूप में मृत हो जाएंगे। ठीक, जो टुकड़े सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना तक या उनसे कम के टुकड़े होंगे वो श्वेत वामन बनेंगे, फिर उसके बाद से कृष्ण वामन के रूप में मृत हो जाएंगे। और जो टुकड़े सूर्य के द्रव्यमान से जो टुकड़े सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक और 3 गुना से कम, 1.44 गुना से अधिक, 1.44 गुना से अधिक और 3 गुना से जो कम होंगे वो क्या होंगे? न्यूट्रॉन तारे का रूप ले लेंगे। न्यूट्रॉन तारों का रूप ले लेंगे। किसका रूप ले लेंगे? न्यूट्रॉन तारों का रूप ले लेंगे। और ये न्यूट्रॉन तारे की एक बहुत बड़ी विशेषता है। क्या है? ये न्यूट्रॉन तारे जो होते हैं, ये न्यूट्रॉन तारे अपनी ही जगह पर यानी अपने ध्रुव पर 1 सेकंड में 30 बार घूर्णन करते हैं। 1 सेकंड में 30 बार घूर्णन करते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना से अधिक, जो 3 गुना से अधिक होंगे वो क्या होंगे? ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। किसके रूप में? ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इस ब्लैक होल को कृष्ण विमन भी बोलते हैं। कृष्ण विमन क्या बोलते हैं? कृष्ण विमन। तो आप लोगों को समझ में आया कि रेड जाइंट के बाद जो सुपरनोवा विस्फोट होता है, अब व्ययी पदार्थ जो बिखर जाते हैं वो सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना तक या उनसे कम के टुकड़े होंगे, वो श्वेत वामन के रूप में चले जाएंगे, फिर कृष्ण वामन के रूप में मृत हो जाएंगे। कृष्ण वामन है और कृष्ण विमन है। ठीक, उसके बाद सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से अधिक और 3 गुना से अधिक अगर कम होंगे उससे, तो न्यूट्रॉन तारों का रूप ले लेंगे। न्यूट्रॉन तारे का एक बहुत बड़ी विशेषता है जो कि 1 सेकंड में 30 बार घूर्णन करती है अपनी धुरी पर। ठीक, उसके बाद सूर्य के द्रव्यमान से जो 3 गुना से अधिक होंगे वो ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और कृष्ण विमन, यानी कि ब्लैक होल को क्या बोलते हैं? कृष्ण विमन के बोलते हैं। अब देखिए, अब हम कुछ और भी जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि इकारस से एक वर्ड याद रखिएगा, इकारस। इसका क्या नाम है? इकारस। इकारस देखिए हमारी ब्रह्मांड का सबसे दूर का तारा है। क्या है? हमारी ब्रह्मांड का सबसे दूर का तारा है जिसका नाम क्या है? इकारस। क्या नाम है? इकारस। यह लगभग 5 अरब प्रकाश वर्ष है। 5 अरब प्रकाश वर्ष है। ठीक है, कहां से? हमारे पृथ्वी से यह लगभग 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर है और इस इकारस नामक तारे से
पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 9 अरब वर्ष। कितना वर्ष लगता है? 9 अरब वर्ष लगता है। ये नासा के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। कहाँ के वैज्ञानिकों ने? नासा के वैज्ञानिकों ने एक और तारे की खोज की गई जो कि ब्रह्मांड के ज्ञात तारों में से है। ब्रह्मांड के और भी असंख्य पता नहीं कितने तारे हैं जिनको ज्ञात ही नहीं किया गया है, लेकिन ब्रह्मांड के इस ज्ञात तारों में से एक इकारस तारा है जो कि ब्रह्मांड में सबसे दूर का तारा है, जो कि 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। कितना दूर है? 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, जो कि पृथ्वी तक इसके प्रकाश को आने में कितना टाइम लगता है? 9 अरब वर्ष लग गए हैं। कितना लग गए? 9 अरब वर्ष का समय लग गया। अगर हम बात कर रहे हैं चमकीलों के बारे में, अगर हम बात कर रहे हैं चमकीलों के बारे में कि कितने चमकीले हैं, तो हमारे सौर मंडल का जो सबसे अधिक चमकीला है पदार्थ है या पिंड है वो क्या है? अगर सौर मंडल के अंदर सबसे अधिक चमकीला की बात किया जाए तो वो है सूर्य। क्या है? हमारे सौर मंडल के अंदर क्या क्या आते हैं? सूर्य हो गया और ग्रह हो गया। सूर्य एक तारा है जो कि ये तारा, ये सूर्य हो गया। उसके बाद से सारे ग्रह आते हैं। कौन कौन से? 8 जो ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, कितने हो गए? 8 ग्रह हो गए। ठीक है, और भी उपग्रह इत्यादि भी आते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक चमकीला, तो क्या हो जाएगा? सूर्य। अगर हम दिन और रात को अगर मिला दें तो उसके बाद से, सूर्य के बाद से सबसे अधिक चमकीला क्या हो जाएगा? सूर्य के बाद से चंद्रमा, चंद्रमा के बाद से शुक्र ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा के बाद से सबसे अधिक चमकीला क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक, शुक्र ग्रह को हम और भी क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के भी नाम से जानते हैं, जो कि भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये भोर में और सांझ में यह शुक्र तारा हमें चमकते हुए दिखाई देता है। सॉरी, शुक्र ग्रह, जो शुक्र ग्रह है ये चमकते हुए दिखाई देता है। ठीक, सबसे अधिक क्या हो जाएगा? सूर्य। उसके बाद से उससे कम चमकीला चंद्रमा, उससे कम चमकीला शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? क्लियर हुआ इतनी सारी चीजें? अगर हम बात कर लेंगे कितने 8 ग्रह हैं, कितने गए? 8 ग्रह हैं। पहले कितने थे? 9 ग्रह थे। कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। कब से 8 ग्रह हो गए? 2006 से। कब से? 2006 में एक IAU की बैठक हुई थी। किसकी बैठक हुई थी? 2006 में IAU की एक बैठक हुई थी, जिसमें से 9वां ग्रह जो है प्लूटो, क्या नाम है? प्लूटो। इस प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। किससे निकाल दिया गया? ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि ये हमारे पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से छोटा था। क्या था? पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से छोटा था और ये वरुण की कक्षा को काट रहा था। क्या कर रहा था? वरुण की कक्षा को काट रहा था। और यह पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से छोटा था और यह गोलाकार नहीं था। कैसा नहीं था? गोलाकार नहीं था। इसलिए इसे 2006 में IAU की बैठक में इसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दी गई थी। और अब हमारे सौर मंडल में 9 ग्रहों के अपेक्षा 8 ग्रह ही उपस्थित है। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा सौर मंडल पर हमारा टॉपिक होगा। किस पे टॉपिक होगा? अगला टॉपिक सौर मंडल पर टॉपिक होगा। पहले हम आप लोग के एक और टॉपिक सोच रहे दे दूं, जो कि सूर्य के बारे में। अभी सूर्य के बारे में मैंने आप लोग को बहुत सारी चीजें नहीं बताया है, तो मैं सोच रहा हूं पहले आप लोग को एक सूर्य के बारे में आप लोगों को एक टॉपिक दे दूं, जिसके बाद मैं सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में बताऊं, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को टॉपिक समझ में आए। ठीक, तो अगला हमारा टॉपिक होगा। चलिए अगले टॉपिक में मिलते हैं सूर्य के साथ। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।